नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब जीके का पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 9 में जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है। पहला क्वेश्चन है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है। तो अगर मैं बात करता हूँ सामवेद की, तो सामवेद का जो उपवेद है इसका नाम है गंधर्व वेद। क्वेश्चन कल के लिए ये भी आ सकता है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ वेदों की, तो वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है। सबसे पुराना जो वेद है इसका नाम है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अर्थवेद। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है तो सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया जो वेद है इसका नाम है अर्थवेद। देखिए अर्थवेद जो है वो जादू टोनों से संबंधित है। क्वेश्चन ऋग्वेद से भी बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि संगीत के 7 स्वर किस वेद से लिए गए हैं। तो संगीत से जो संबंधित जो वेद है इसका नाम है सामवेद और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऑप्शन में धनुर्वेद दिया है तो धनुर्वेद जो उपवेद है वो यजुर्वेद का है। याद रखना, यजुर्वेद का जो उपवेद है इसका नाम है धनुर्वेद और अर्थवेद का जो उपवेद है इसका नाम है शिल्पवेद। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अशोक के कौन से मुख्य शिलालेख का संबंध पशु बलि रोकने से है। देखिए अशोक ने बहुत सारे शिलालेख जो है लिखे थे, इसमें जो इनका पशु बलि रोकने से जो किस अभिलेख में बात की गई है। तो ये जो इनका शिलालेख 1 जो था ये पशु बलि रोकने के बारे में निंदा करता है, ये आपने याद रखना है। पशु बलि की निंदा करता है ये शिलालेख 1। ऑप्शन में शिलालेख 2 भी दिया है तो शिलालेख 2 जो है वो अशोक का बात करता है, मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा को लेकर व्यवस्था की बात करता है। जो मनुष्य और पशु है उनकी जो चिकित्सा के लिए व्यवस्था की बात करता है अशोक का शिलालेख 2। अब ऑप्शन में शिलालेख 11 यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ शिलालेख 11 की, तो 11वां शिलालेख अशोक की धम्म की नीति की बात करता है और 13वां जो शिलालेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 13वां जो शिलालेख है अशोक का वो बात करता है कलिंग के युद्ध का वर्णन। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक ने वो लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, महाराजा खारवेल को हराया था। देखिए अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद एक धर्म अपनाया था जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया था। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है ये भी अशोक के द्वारा किया गया था। सांची का जो स्तूप है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है और स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म में मृत्यु से होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद पुस्तक को लिखा था, तो गीत गोविंद जो पुस्तक है इसके जो रचयिता ये थे जयदेव किरण। देखिए जयदेव किरण के द्वारा जो है ये गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया था। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है और मेरा फर्ज है आपको इन सारी की सारी चीज़ों को करवाना। देखिए अष्टाध्यायी जो है ये किसके द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया था, तो इसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। देखिए अर्थशास्त्र के जो रचयिता है ये चाणक्य है। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रामायण जो है वो रामायण के जो रचयिता है ये महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत की जो रचयिता है इनका नाम महर्षि वेदव्यास है। हर्षचरित और कादंबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में किताबें पूछी जाती, दोनों ग्रंथ। हर्षचरित ग्रंथ और कादंबरी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं और रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। ये सारी की सारी किताबें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कौन से मुगल की शासनकाल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। तो किस मुगल शासक के जो शासनकाल में जो है वो चित्रकला अपनी चरम बिंदु पर थी, तो इनका नाम था जहांगीर। देखिए जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम बिंदु पे थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम, इनके जो पिता का नाम है वो अकबर था। माफी चाहूँगा, इनके जो पिता का नाम वो अकबर था और इनका बचपन का नाम जो था वो था सलीम। देखिए इनका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के समय ही इनका जो कार्यकाल भी बहुत बार पेपर में पूछ लिया है। अकबर का जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से 1627 तक था। अकबर के ये पुत्र थे, ये आपने याद रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से याद रखना है। 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल था। पहले अंग्रेज जो भारत आए थे वो कैप्टन हॉपकिंस थे, वो भी इनके शासनकाल के दौरान ही भारत आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले अंग्रेज जो भारत आए थे इनका नाम है कैप्टन हॉपकिंस। किसके शासनकाल में आए थे हॉपकिंस, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे।
देखिए अंग्रेज़ों को जो है वो सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी, तो वो भी अंग्रेज़ों के जहांगीर के द्वारा ही अंग्रेज़ों को जो है फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दी गई थी। देखिए अगर अब मैं कल ही बात की थी धमेरी की, तो धमेरी का जो नाम था वो क्या था, नूरपुर पड़ गया है नया नाम, तो धमेरी का नया नाम नूरपुर हो गया है। तो ये किसके नाम पे पड़ा, तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पे जो है धमेरी का नाम जो है वो क्या पड़ गया है, नूरपुर पड़ गया है। अगला क्वेश्चन है कि मोफला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ मोफला विद्रोह की, देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं और अक्सर हम ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मोफला विद्रोह की, मोफला विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921। देखिए 20 अगस्त 1921 को मोफला विद्रोह हुआ था। इसके अलावा हमें और भी कुछ विद्रोह याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्का विद्रोह। इक्का विद्रोह भी हुआ था 1921 में, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्का विद्रोह भी। इसके अलावा जैसे संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 1856 में हुआ था संथाल विद्रोह। इसके अलावा जैसे पावना विद्रोह हुआ था 1873 में, और पावना विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्कन का विद्रोह भी पेपर में पूछा जाता है, दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था और ये अहमदनगर में हुआ था दक्कन का विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे विद्रोह आपने याद रखना है, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के दौरान दो दलों में वो विभाजित हो गई। देखिए कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, तो वो था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो ये सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वें नंबर का अधिवेशन था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का ये 1907 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कांग्रेस के और भी बहुत सारे अधिवेशन हुए, जैसे कि 1905 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था वो बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बनारस में, और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1906 के जो अधिवेशन में जो सबसे पहले कांग्रेस ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन की बात हम कर ही लेते हैं। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है। देखिए दोस्तों ये लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लखनऊ में जो हुआ था ये 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूमदार। कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 1931 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पन्नालाल घोष का संबंध कौन से संगीत वाद्य से है। अगर मैं बात करता हूँ पन्नालाल घोष की, तो पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो बांसुरी ये बजाते हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं और हरि प्रसाद चौरसिया भी क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही नाम। इसके अलावा यहाँ पे वीणा दिया है, वीणा कौन बजाते, तो के.आर. कुमारस्वामी। तो के.आर. कुमारस्वामी का नाम जो है वीणा से संबंधित है। अगर यहाँ पे सितार दिया है तो सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर, जिनको कि नोबेल भारत रत्न भी मिला है। पंडित रविशंकर को सितार वादक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि शहनाई जो बजाते हैं वो बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को भारत के लाल किले पे शहनाई बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही बजाई गई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक है और इस साल इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, बोरा मिस्ट्रॉल और सिरिको है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन टफ ही लगेंगे। तो बोरा मिस्ट्रॉल और सिरिको जो है वो क्या है, तो बोरा मिस्ट्रॉल और सिरिको जो है ये एक स्थानीय पवन है। ये तो एक स्थानीय पवन है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पवनें हैं। देखिए बोरा मिस्ट्रॉल और सिरिको एक स्थानीय पवन है, लेकिन और स्थानीय पवनें कौन कौन सी है, जैसे कि चिनूक हवाएं, आपने सुनी होगी चिनूक और फोयेन और ब्लिजार्ड। चिनूक, फोयेन और ब्लिजार्ड ये तीनों भी, ये भी लोकल विंड्स के ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यूरेशियन क्षेत्र के घास तल को कहते हैं। जो यूरेशियन क्षेत्र का जो घास तल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेपी। यूरेशियन क्षेत्र का जो घास का स्थल है उसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पूछताछ कहाँ पे, पूछताछ भी घास के मैदान है। तो पूछताछ जो घास के मैदान है वो हंगरी और
उसके सराउंडिंग जो देश है वहाँ पर स्थित है। पूछताछ घास के मैदान ये हंगरी में है। प्रेरी आपने सुना ही होगा, तो प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है। प्रेरी जो घास के मैदान है वो यूएसए और कनाडा के बाउंड्री में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। पैम्पॉस ऑप्शन में यहाँ पे जरूर दिया है, तो पैम्पॉस जो घास के मैदान है ये साउथ अमेरिका में स्थित है। अक्सर ये जो है अर्जेंटीना देश के आसपास स्थित है। कैंपॉस भी आपने सुना होगा, तो कैंपॉस जो घास के मैदान है ये ब्राज़ील के क्षेत्रों में स्थित है। तो आपने ये सभी घास के मैदान लिख लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कौन से भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। आपने देखी होगी गुजरात की जो सीमा है वो जो तटों से है, और इसकी जो जलीय सीमा ही बनाता है और सबसे ज़्यादा बनाता है। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात बनाता है। लेकिन कोस्ट लाइन वाले जो भारत के हैं वो कितने जो राज्य है, वो तो टोटल कितने हैं, 9 राज्य हैं। आपने याद रखना है टोटल 9 जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं। गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये तटीय, केरल हो गया, तो ये तटीय सीमा बनाते हैं, 9 के 9 राज्य। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल जो लैंड वाला जो एरिया है, जो स्थलीय सीमा है वो भारत की कितनी है? तो ये है 15,106 किलोमीटर। तो टोटल 15,100 जो है वो लैंड बॉर्डर है। अगर मैं बात करता हूँ कोस्ट लाइन की, तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा जो है वो 7516 है। कितनी है? 7516 किलोमीटर तटीय सीमा है, ये भी आपने याद रखना है। कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। अब वो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जितना मेरा मानना है 4096 किलोमीटर के आसपास है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा तो बनाता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच होते हैं? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से का सीमा बनाता है, असम बनाता है, मिजोरम बनाता है, त्रिपुरा बनाता है और मेघालय बनाता है। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये सीमा बनाते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और 9 राज्य ऐसे जो तटीय सीमा बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें जो तट रेखा जो है वो किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो तटीय सीमा की जो अगर मैं बात करता हूँ तो ये 7516 किलोमीटर है। देखिए ये टेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको आज के बाद जो मेरी सीरीज आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर मैं बात करता हूँ प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है गोदावरी नदी का, ये महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर की वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, नासिक के समीप है ये त्रिंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। तो गोदावरी में त्रिंबकेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी थी। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट जो रिवर है उसका नाम है गोदावरी। अब कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है गंगा। गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री के समीप ही होता है, या हम कहेंगे कि 2 नदियाँ आती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान में मिलती है और वहाँ पे गंगा नदी का निर्माण करती है। आपने अक्सर देखा होगा रीले वगैरह इंस्टाग्राम में डालते हैं, तो वहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा होता है, तो वो स्थान देवप्रयाग है और उसी देवप्रयाग में गंगा नदी जो है बनती है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, गंगा की जो लंबाई है ये सबसे लंबी है, तो कितनी लंबी है? तो किसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं गोदावरी की बात करता हूँ, तो गोदावरी नदी का जो वाटर डिस्प्यूट है बहुत सारे राज्यों के बीच, तो ये 6 राज्यों के बीच स्थित है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो 6 राज्यों के बीच जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसके बीच जो है वो डिस्प्यूट चला हुआ है इन राज्यों के बीच आपस में। ऑप्शन में महानदी दिया है, तो महानदी पे जो है हीराकुंड बांध भी बनाया गया है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, रोपण फसल कौन सी है? अगर मैं बात करता हूँ रोपण फसल की, तो रोपण जो प्लांटेशन क्रॉप है, तो इसमें कौन सी है? चाय। चाय जो है एक रोपण फसल है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाय। और देखिए कॉफ़ी हो गया, ये भी एक रोपण
फसल है, ये भी आपने याद रखना है। फसलें आपसे एक चीज़ आपने याद रखना है, रबी और खरीफ की फसल। रबी और खरीफ की फसल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। रबी और जो खरीफ की फसल है, अगर मैं रबी की फसल की बात करता हूँ तो रबी की जो फसल है उनको अक्टूबर और दिसंबर में इनको बोया जाता है और मार्च या अप्रैल में इनकी कटाई होती है रबी की फसल की। और जो खरीफ की फसल है इनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखते हैं। तो भारतीय संविधान का जो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो शोषण के विरुद्ध जो है वो संबंध है। तो शोषण के विरुद्ध जो वो है वो आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। देखिए अगर आपसे डेप्थ में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन बीइंग की जो फोर्स लेबर होता है ना, ज़बरदस्ती जो काम करवाया जाता है लेबर से, वो आर्टिकल 23 बात करता है। और आर्टिकल 24 क्या बात करता है कि जो फैक्ट्रीज़ में, जो कारखानों में जो है वो बच्चों के काम पर प्रतिबंध है कि जो बच्चे हैं वो अगर वो 14 वर्ष से कम है तो वो कार्य नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 24 में बताया गया है। देखिए आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। समानता का जो अधिकार होता है वो इसमें ही है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में बात करता है। 14-15 में जो है वो समानता का अधिकार बात करता है। 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आज का देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और आपने सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है। देखिए नागरू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। नागरू पहाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मंडी जिले में स्थित है और नागरू के नाम से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, वन्य जीव अभयारण्य भी है मंडी में। देखिए नागरू के अलावा, नागरू वन्य जीव अभयारण्य के अलावा शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मंडी में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ नागरू वन्य जीव अभयारण्य की, नागरू वन्य जीव अभयारण्य की एक बार स्थापना पूछी गई थी एचएस के एग्जाम में। तो नागरू वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1962 में हुई है। तो नागरू वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1962 में हुई थी। और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है 7876145409, आज जो है वो नोट्स में मैं 20% ऑफ कर रहा हूँ। कितने परसेंट ऑफ कर रहा हूँ भाई? 20% ऑफ कर रहा हूँ। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसको एक ही कोड देना है 20%। तो 20% का कोड देना है, खाली 20% लिखना है। हेलो सर 20% आप देख सकते हैं। मैं 20% उसको अपने आप जो है वो नोट्स में जो है, और आज के लिए ये ऑफ़र रहेगा आज 9 बजे तक। जिसने खरीद लिया उसने खरीद लिया, उसके बाद उसको कल के लिए अलग से आपको दोबारा ऑफ़र मिल सकता है। लेकिन अब ऑफ़र बंद हो जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और इन नोट्स को आप 3 से 4 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। 3 से 4 दिन में आप इनको अच्छे से याद भी कर सकते हो और इनको ख़त्म भी कर सकते हो। और मैं यकीन दिला रहा हूँ इसमें 10+ नंबर का आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। मात्र ये जो नोट्स है ये 50 रुपये के हैं। बाकी नोट्स मैं आपको सारे के सारे फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए मंडी में एक दर्रा है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मंडी में एक दर्रा है जिसका नाम है दुलछी दर्रा। दुलछी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो मंडी को कुल्लू से जो जोड़ने वाला दर्रा है इसका नाम है दुलछी दर्रा। कुछ धारें भी है मंडी में, जैसे कि सिकंदर धार, गोगढ़ धार। ये कहाँ पे है? ये भी मंडी में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कुल्लू में कुछ पीक्स है, तो कुल्लू में जैसे पीक है जैसे कि इंदर किला, सीती धार, दियो टिब्बा, डिब्बी पोखरी। तो ये कुल्लू की पीक है। कुल्लू की पीक, उमा शिला भी कुल्लू में है, इंदर किला भी है, सोलंग पीक भी है, सीतीधार भी है, दियो टिब्बा भी है और डिब्बी बोकरी भी है। तो ये सारी की सारी कहाँ पे? कुल्लू में। ऑप्शन में किन्नौर दिया है। किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला, जिसकी हाइट 7025 या 7026 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा पीशू चोटी वो भी किन्नौर में है। रालदांग पीक भी किन्नौर में है। किन्नर कैलाश पीक भी किन्नौर में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति को क्यों नाम भूलना चाहेंगे? लाहौल स्पीति में गेफांग चोटी है, मनिरेंग चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और मनिरेंग जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। और शिखर बेहू चोटी ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो सारी की सारी चोटियाँ दोस्तों आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहाला पानी का स्रोत है? तो रहाला पानी के स्रोत की अगर मैं बात करता हूँ तो रहाला पानी का जो स्रोत है ये कुल्लू के मनाली में स्थित है। कुल्लू के मनाली के समीप है रहाला झरना, रहाला वाटरफॉल। देखिए रहाला वाटर स्प्रिंग तो वहाँ पर है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि शिशु कहाँ पे है? तो शिशु हो गया, जोगनी हो गया, ये सारे के सारे जो है ये कुल्लू में स्थित है। शिशु और जोगनी
तो कुल्लू में है। इसके अलावा जैसे मंडी में कौन कौन से, तो मंडी में तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तत्ता पानी कहाँ पर है, तो तत्ता पानी मंडी में स्थित है, गर्म पानी का चश्मा है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कांगड़ा में कौन कौन से, ऑप्शन में कांगड़ा दिया है, तो कांगड़ा की अगर बात करता हूँ मैं, तो कांगड़ा में जो है वो लालुनी है। लालुनी जो है गर्म पानी का झरना है। तो सुला है, सुला भी कहाँ पे, कांगड़ा में। सलोल भी कहाँ पे, सलोल जो झरना है वो भी कांगड़ा में है। कोपरा भी कांगड़ा में। और कांगड़ा के भक्सुनाथ, कांगड़ा के मैक्लोडगंज में भक्सुनाथ एक झरना है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिमला ऑप्शन में दिया है, तो शिमला का भी पढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन को पढ़ना हमारा कार्य है और हर एक ऑप्शन को जानना ही हमारी पढ़ाई है। तो शिमला में जो है वो चैडविक वाटरफॉल है, शिमला के समर हिल के समीप है ये चैडविक वाटरफॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैडविक वाटरफॉल शिमला में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, समर हिल के पास स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी इसके अलावा साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, देखिए आज की वीडियो में जल्दी थोड़ी खत्म की है। शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला में हाई कोर्ट स्थित है, शिमला में हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीट स्थित है। जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं वो उस नंबर पे जो मैंने नंबर डाला है उसको कांटेक्ट कर सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है वो YA+ सुपर, देखिए आज मैंने आपके लिए वीडियो कुछ ऐसी परिस्थितियों में लाई है कि मैं खुद भी नहीं कह सकता। ये जो वीडियो है मैं ये ऐसी बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं आज घर से बाहर हूँ, तो मैंने ये वीडियो बाहर ही आपके लिए जो है वो मैं बना रहा हूँ। और पूरी कोशिश मैंने की है इस वीडियो को बनाने में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने कवर किया है, तो इसको सारा का सारा पढ़ लेना है। और करंट अफेयर भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। आपकी क्या डिमांड है आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। अगर मेरे को 50+ कमेंट किसी एक डिमांड के आगे तो मैं तुरंत उसके लिए तुरंत प्रभाव से वीडियो लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। महादेव की आपके ऊपर कृपा बनी रही। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।